आदरणीय सर मैनेजर पांडे जी। प्रिय मित्रों, मुझे आप लोगों ने जिस विषय को सामने रखा है और हमारे प्रिय छात्र गजेंद्र पाठक ने जो विषय अपने विभाग से जोड़कर आगे बढ़ाने का काम किया है, वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रसन्नता की बात है कि इतनी बड़ी योजना आप लोग चला रहे हैं। मेरे बारे में जो कुछ कहा गया वो मेरे लिए संकोच पैदा करने वाला है, पर कोई बात नहीं, सब ये चलता है। ये जो प्रतिबंधित साहित्य है वह कई तरह से उपेक्षित हिंदी में रहा। सारी दुनिया में ऐसा नहीं होता, पर हम सारी दुनिया को छोड़ दें, हिंदी की बात करें तो इतिहास और आलोचना दोनों में प्रतिबंधित साहित्य की न ठीक से पहचान हुई है, न लेखकों को उचित सम्मान मिला है। अब जैसे एक उदाहरण दूं मैं, हिंदी के एक बहुत ही तेजस्वी लेखक थे पांडे बेचन शर्मा उग्र। उग्र जी की 4 किताबों पर पाबंदी लगी। हिंदी में किसी लेखक की, महान प्रेमचंद से लेकर किसी लेखक की 4 किताबों पर पाबंदी नहीं लगी। यही नहीं, उग्र जी चूंकि स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए थे तो 9 महीना सख्त कैद की सजा सह कर बाहर निकले थे। इसलिए सरकार की चिंता उनको एकदम नहीं थी। वो जानते थे कि सरकार इससे ज्यादा मेरा क्या कर सकती है। 9 महीना एक बार होकर आए हैं तो 9 महीना और होकर आ जाएंगे। उग्र जी की 4 किताबों पर पाबंदी लगी। उग्र जी हिंदी के मेरे अनुसार सबसे उग्र साम्राज्यवाद विरोधी लेखक थे। उग्र ने पहली जो किताब लिखी 24 में और छपी वो लाल क्रांति के पंजे में। यह किताब रूस की बोल्शेवी क्रांति पर है। लाल क्रांति के पंजे में माने जार और उसकी सत्ता, और जार और उसकी सत्ता के समर्थक सारे यूरोपीय देश, जिसमें ब्रिटेन एक था, क्योंकि जार की शादी हुई थी ब्रिटेन में, तो इसलिए उस पर उन्होंने नाटक लिखा। जिन बातों को बहुत सारे लोग नहीं जानते वो सब उसमें है। किसी की दिलचस्पी हो रूस की क्रांति का इतिहास जानने की तो उसको उग्र जी की वह किताब पढ़नी चाहिए। 4 किताबों में एक तो यही है। इस नाटक के छपने के कारण पत्रिका पर भी पाबंदी लगे जिसमें वह छपा था। उसके अलावे सबसे अंत में उन्होंने अपनी कहानियों का एक संग्रह तैयार किया जिसका नाम था क्रांतिकारी कहानी। उस पर भी पाबंदी लगी। देखिए, अंग्रेजी राज यद्यपि इस देश में लोकतंत्र ले आने का दावा करता था, पर लोकतंत्र विरोधी सारे काम करता था। मतलब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी उस समय भारतीयों के लिए।
अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये था कि वे अपने मन के हिसाब से विषय चुनकर उस पर लिखकर वो सुरक्षित नहीं थे। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भयानक क्रांतिकारी काम प्रेमचंद ने नहीं किया था सोजे वतन लिखकर। सोजे वतन में देशभक्ति से संबंधित कहानियां, तो अब देशभक्ति भी अंग्रेजों के लिए अपराध था। यही नहीं, उसी देशभक्ति के साथ जो जिस किताब का उल्लेख किया, ये पहले एक सज्जन ने, पराधीनों की विजय यात्रा। पराधीनों की विजय यात्रा का मतलब है 36 देशों के 36 स्वाधीनता आंदोलनों और संघर्षों में विजय की कहानी, जिसमें एक देश स्वयं इंग्लैंड था, वो भी कभी पराधीन था, उस पर भी पाबंदी लगी। तो मतलब आजादी भी अपराध, आजादी की बात करना। यही नहीं, 1857 के पक्ष में कुछ भी लिखना अपराध हो गया। कम से कम 25 किताबें ऐसी हैं, जिसमें से 3 किताबें तो भगत सिंह के संगठन ने छापी थी, जिस पर पाबंदी लगी। यही नहीं, उस समय साम्यवाद, समाजवाद आदि के पक्ष में लिखना भी अपराध था। उस पर जिन लोगों ने लिखा है, मेरे पास असंख्य सूचनाएं, किताबें हैं, मैं सब आपसे नहीं कह सकता, कुछ उदाहरण देता हुआ चल रहा हूं। तो वो साम्यवाद, समाजवाद आदि की बात करना, वर्ग संघर्ष समाज में जो है वो है, किताब में नहीं आना चाहिए। यही नहीं, बहुत पहले सुंदरलाल ने एक किताब लिखी थी, भारत में अंग्रेजी राज। ये किताब है मेरे पास सामने ही है, 2 खंडों में, भारत में अंग्रेजी राज। आप सोचिए कि क्या दशा थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस किताब पर पाबंदी के विरुद्ध एक मुकदमा चला। उसमें जो किताब के पक्ष में बोलने वाले वकील थे, सर तेज बहादुर सप्रू, उन्होंने कहा कि इस किताब में न एक घटना, न एक नाम, न एक बात भी झूठी नहीं है। तो जो सरकारी वकील था, उसने जो कहा वो सुन लीजिए। इसी की भूमिका में लिखा हुआ है सुंदरलाल का। सरकारी वकील ने ये कहा कि जब सब बातें सच है तो किताब अधिक खतरनाक। मतलब सच से भी डरती थी ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी राज। इसलिए ये योजना जो प्रतिबंधित साहित्य का है, इसको ठीक से चलाया जाए और व्यवस्थित काम किया जाए तो साहित्य के इतिहास का भी सुधार होगा। मतलब हिंदी में साहित्य के जितने इतिहास लिखे गए, वह तो मेरा विषय ही है। एक किताब लिखी है मैंने, साहित्य और इतिहास दृष्टि, इसीलिए कह रहा हूं। रामचंद्र शुक्ल से लेकर और राम स्वरूप चतुर्वेदी तक जो इतिहास है, उसमें किसी एक प्रतिबंधित किताब का उल्लेख नहीं। अभी तो हिंदी के बड़े लोग हैं, लेकिन क्यों बड़े हैं ये कुछ वो जानते हैं, और जो उनकी बड़ाई के गीत गाते हैं। बड़ाई के और बड़े कारण हैं रामचंद्र शुक्ल के, लेकिन प्रतिबंधित साहित्य का कोई उल्लेख नहीं है। यही नहीं, एक और चीज देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहासों में, अनेक इतिहासों में, सब में लगभग एक राष्ट्रीय काव्य धारा है, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी
और ऐसे लोगों का नाम आता है। वो ऐसी कविताएं लिखते थे जिससे लोक भी सुधरता था और परलोक भी। माने लोक इसलिए कि बड़ा नाम होता था कि राष्ट्रीय कवि है, और परलोक इसलिए कि उससे पर्याप्त आमदनी भी होती थी। इसके ठीक विपरीत जो सचमुच राष्ट्रीय कवि थे उनकी किताबें प्रतिबंधित हुई, और वो भी कई बार जेल यात्रा जिनको करनी पड़ी, तो वो कहीं राष्ट्रीय काव्य धारा में नहीं आती। कौन सी राष्ट्रीय काव्य धारा जी? राष्ट्र के लिए जो लोग बलिदान कर रहे थे उनके बदले जो राष्ट्र के गीत गाना खाली थोड़े देश गुलाम है, उस गुलामी के विरुद्ध अगर चेतना जगाने का काम आप नहीं करते, कविता में, कहानी में, उपन्यास में, नाटक में। मेरे सामने रखे हुए हैं 7 नाटकों का एक संग्रह है। ये जयदेव तनेजा ने संपादित किया है। उसका नाम है सितम की इंतहा। ये सितम की इंतहा नाम की जो किताब है उसमें 7 नाटक हैं जो सारे भारत के गिरमिटिया मजदूरों से लेकर दूसरे लोगों पर लिखे गए। अब उनके बारे में आप बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जैसे हमारे आदरणीय प्रसाद जी करते थे। ध्रुव स्वामी के बारे में आप बात करेंगे, चाणक्य के बारे में बहुत सारे लिखे गए। तो ये तो सुरक्षित है न जी। न सरकार उसके खिलाफ कुछ कहेगी न लोग कुछ कहेंगे। ये भी लोक परलोक दोनों सुधारने का मामला है। इसलिए अब जैसे हिंदी में साम्राज्यवाद विरोधी विचारक और आलोचक के रूप में हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास शर्मा थे। रामविलास शर्मा ने बाकी सब चीजों की उग्र जी की चर्चा की, पर साम्राज्यवाद विरोध की एक चर्चा नहीं की कि 4 रचनाएं उनकी प्रतिबंधित हुई, ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित किया। ये रामविलास शर्मा के लेखन में कहीं नहीं, बल्कि रामविलास शर्मा उग्र के प्रसंग में उसी दृष्टिकोण के लगभग हैं जिस दृष्टिकोण के बनारसी दास चतुर्वेदी थे। बनारसी दास चतुर्वेदी स्वाधीनता आंदोलन से थोड़े जुड़े हुए थे, गांधी जी के बहुत करीब थे। तो जो यथार्थवादी कहानियां लिखी उग्र ने, अच्छा, ये अपने यहाँ एक प्रवृत्ति है मित्रों, शालीनता की रेशमी चादर से ढक कर अश्लीलता को छिपाना ही संस्कृति है। सच का सामना नहीं करेंगे, सच को रेशमी आवरण से ढको के छुपाए रखें तो ठीक है। कुछ लेखक ऐसे होते हैं कि साहस के साथ सच लिखते हैं और सच बोलते हैं। उग्र जी उन्हीं लोगों में से एक थे। तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने चॉकलेट नाम का जो संग्रह था उग्र जी का, उसके खिलाफ गांधी जी को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि ये आदमी स्वाधीनता आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है, साहित्य भी लिखता है, लेकिन जो साहित्य लिखता है वो घासलेटी साहित्य है। बहुत दिनों तक मुझे घासलेटी का अर्थ समझ में नहीं आता। मैं समझता था कि घास पर लेट कर जो पढ़ा जाए वो घासलेटी होगा। इधर जब मैं आया तो मालूम होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल को घासलेट कहा जाता है। माने जिस साहित्य से बदबू आए,
बनारसी दास चतुर्वेदी को बदबू आती। पर मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ, कई बार छोटी बड़ी घटनाओं से भी व्यक्तियों का चरित्र सामने आता है। गांधी जी को जब उन्होंने लिख कर भेजा कि ये स्वाधीनता आंदोलन से भी जुड़े हुए आप इनकी के साहित्य की आप निंदा कीजिए। और बनारसी दास चतुर्वेदी का इरादा ये था कि उग्र को बदनाम करें। पर गांधी ईमानदार थे। गांधी ने पहले तो उनके कहने पर कि भाई ये सब है उनके साहित्य में, उसमें गंदगी है, तो एक टिप्पणी लिखकर अपने प्रेस में भेज दी छपने को। फिर बाद में गांधी जी को लगा कि जो किताब मैंने पढ़ी ही नहीं है उसके बारे में राय क्यों दे रहा हूं मैं। तो गांधी जी ने अपने प्रेस वालों से कहा कि अभी छापो मत। किताब मंगवाई, पढ़ा, और गांधी जी ने उस किताब की तारीफ करते हुए बनारसी दास चतुर्वेदी को चिट्ठी लिखी कि समाज में ये बुराइयां हैं, उन्हीं को उन्होंने लिखा है, और उन्होंने कहीं ऐसा रस लेकर नहीं लिखा है कि इसका प्रचार प्रसार अधिक हो, बल्कि उस पर हमला किया है। इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता और अपना जो बयान दिया है वो वापस लेता। अब गांधी ने तो ईमानदारी के तहत ये सब किया, बनारसी दास चतुर्वेदी ने जो किया वो सुन लीजिए। पीछे वाला तो बता चुका हूं, आगे यह हुआ कि वर्षों तक उन्होंने किसी को नहीं बताया कि गांधी जी ने मेरे पत्र के जवाब में क्या लिखा था। जब गांधी जी मर गए, वो तो बहुत पहले मर गए, बनारसी दास चतुर्वेदी जब मरने के करीब आए और गांधी जी की शताब्दी मनाई जाने लगी, तब वो पत्र सामने आया गांधी जी ने जो बनारसी दास चतुर्वेदी को लिखा। तो इसलिए कई बार ये सत्य प्रेम करुणा के नाम पर भी तमाशे होते। प्रतिबंधित लेखक इसके भी शिकार हुए हैं, और खास तौर से पांडे बेचन शर्मा उग्र जैसे। पांडे बेचन शर्मा उग्र अपने बारे में जो उनके जीवन में गुजरा है, अपनी खबर नाम की उनकी आत्मकथा है, उसमें जब खुल के लिखा है तो दूसरों के बारे में काहे नहीं लिखते खुल के वो। इसलिए प्रतिबंधित साहित्य पर बात न करके हिंदी में बहुत सारा अंधेरा मौजूद है। व्यक्तियों के चरित्र के बारे में भी अंधेरा है, साहित्य की के विभिन्न रूपों के बारे में भी अंधेरा। इसलिए साहित्य के इतिहास को और सहज सरल और सच के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। जो सच है उसको कहिए। मान लीजिए कि उग्र जी ने ये सब लिखा है, तो आप कहिए ना भाई, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप खाली उसकी तारीफ कीजिए, उसकी आलोचना भी कीजिए, पर जो कहा है किया है वो साफ तो सामने आए। अब इसके बदले आप कविता में बोलने लगे कि वो घासलेटी साहित्य है। घासलेटी साहित्य मैंने सुनने में ही समझना मुश्किल है, वगैरह वगैरह। एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, ये जो अंग्रेजी राज था सत्य से डरता था। जो भारत में अंग्रेजी राज किताब की पाबंदी के सिलसिले में सामने आया, जिसके बारे में सरकारी वकील ने कहा कि अगर किताब में सच लिखा है तो वो अधिक खतरनाक। मतलब इतिहास को झूठ का पुलिंदा बनाना ये ठीक है और सच लिखना अपराध है। उसी तरह से विचारों के प्रसंग में भी संकीर्णता बहुत थी अंग्रेजी राज में। भगत सिंह के संगठन ने बाद के दिनों में 3 किताबें या 2 किताबें बुकलेट के तौर पर निकाली 1857 में।
उस पर सब पर पाबंदी लगा दी। एक और है, अंग्रेजों ने झूठ का प्रचार किया, यह इंग्लैंड में भी बाद में सामने आ गया कि भारतीय सैनिकों ने, माने जो विद्रोही सैनिक थे, उन्होंने अंग्रेज औरतों के साथ ज्यादती। वहां के पार्लियामेंट के एक मेंबर थे जो क्रांतिकारी भी थे, विचारक भी थे, मैं इस समय नाम भूल रहा हूं, याद पड़ जाएगा तो बताऊंगा। उन्होंने बयान दिया इंग्लैंड में कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है कि भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज औरतों के साथ माने बदतमीजी की या उनके साथ दुर्व्यवहार किया वगैरह वगैरह, सब ये अंग्रेजों का। असल में इसलिए ये प्रचार जरूरी था कि 1857 में भारतीय पक्ष के पराजय के बाद जैसा दमन अंग्रेजों ने किया, वैसा दमन बहुत कम होता है। आप में से किसी की दिलचस्पी हो तो मैंने एक किताब तैयार की है जिसका नाम इन्होंने इसमें दिया था, गीतों और लोक गीतों में 1857। 1857 में कौन कौन सी ज्यादतियां अंग्रेजी सरकार ने की, उस गीतों में पढ़कर आपको लगेगा। अच्छा, गीतों की सुविधा ये है कि गीत मौखिक होते, उस पर पाबंदी कोई लगा नहीं सकता, क्योंकि पाबंदी जबान पर नहीं, केवल कलम और लिखित पर लगती। तो उसको पढ़कर आपको मालूम हो जाएगा कि कैसी कैसी जातियां अंग्रेजों ने। और इस सब के बारे में लिखने के बदले आलोचक लोग और इतिहासकार लोग सब तारीफ करना ही अपना काम समझते, आलोचना में भी और इतिहास लेखन में। इसीलिए प्रतिबंधित साहित्य पर ज्यादा व्यवस्थित काम हिंदी आलोचना और हिंदी इतिहास में हुआ ही नहीं, बल्कि उससे बेहतर काम तो स्वयं अंग्रेजों ने किया। मेरे पास एक किताब है, ये जरा निकालना। ये किताब का नाम है, जरा नाम पढ़ो उसका। Banned controversial literature and political control in British India. ये लेखक का पढ़ो नाम। एन जेराल्ड बैरियर। बैरियर, हाँ, बैरियर। जेराल्ड बैरियर नाम के एक लेखक ने भारत में जो प्रतिबंधित साहित्य है उसका इंडेक्स तैयार किया, और साथ ही खाली इंडेक्स नहीं तैयार किया है, भूमिका में डिटेल दिया है कि कैसे कैसे प्रतिबंध लगाने के कानून बने और कानून क्रमशः कड़े से कड़े होते। तो अब वहां सत्य के प्रति यूरोपीय लोगों में जो ईमानदारी होती है, उसी का परिचय जेराल्ड बैरियर की एक किताब देती। आप में से जिन लोगों को ऐसे साहित्य में दिलचस्पी हो और खोज में लगे हों, उनको जेराल्ड बैरियर की किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसके स्रोत बहुत हैं। मतलब जितना ब्रिटिश लाइब्रेरी, म्यूजियम आदि में से उन्होंने लिया है, उतना ही अंग्रेज यहाँ से बहुत सारी किताबें जो थे वो उठा ले गए अपने। तो उनके यहाँ लोग, बड़े बड़े जो सैनिक और अधिकारी थे, उनके घरों में वो किताबें पड़ी हैं। उससे भी सूचनाएं जेराल्ड बैरियर को मिली हैं, जिनका उन्होंने बाकायदे उल्लेख किया है कि कहाँ से कौन सी किताब मिली। उसको जरूर आप लोग पढ़िए और आपकी जानकारी भी बढ़ेगी, और ज्ञान के प्रति, सच्चाई के प्रति एक जो ईमानदार कोशिश है उसका भी प्रमाण आपको मिलेगा। ये जो हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की पद्धति और परंपरा और आलोचना की चली आ रही है, उसमें
सच को छुपाने ढकने की प्रवृत्ति ज्यादा है, सच को खोलकर सामने लाने की प्रवृत्ति बहुत कम है। और सच भी क्या, व्यक्तिगत राग द्वेष, मतलब निराला जी से उग्र जी की बनती नहीं थी। रामविलास जी के लगभग सर्वस्व थे निराला, तो इसलिए निराला से उनकी नहीं बनती थी, तो उनकी निंदा की और उनके सारे गुणों को और उनकी माने चेतना की उग्रता को दबा दिया, कहना ठीक नहीं समझा। ये सब इतिहास के लिए अपराध और दोष है। इसलिए संक्षेप में मैं यही कहूंगा कि अब भी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रसंग में और आलोचना के प्रसंग में प्रतिबंधित साहित्य पर विस्तार से खोज करने, काम करने और विवेचन करने की जरूरत। अभी तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग इस काम में लगे हैं और लगे रहिए, और सीधे कभी मौका मिला आपसे बात करने का, मतलब ये कोरोना काल गुजर जाने के बाद, ये कोरोना काल खाली दीवार डालने और मार डालने के लिए ही नहीं है, ज्ञान को नष्ट करने का भी ये कोरोना काल है। अब ये इस समय मान लीजिए कि हम एक बात कह रहे हैं, आप उस पर 4 सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें कैसे पूछेंगे जी, इसमें तो नहीं पूछ सकते। वो आमने सामने ही होने पर होता है। कभी अगर मौका मिला तो मेरे शिष्य गजेंद्र पाठक ने कहा था कि मैं आपको बुलाऊंगा इसमें 2-3 भाषण देने, तो फिर वो कभी अगर मौका आया तो फिर मैं आऊंगा आपके बीच में और अपनी बात विस्तार से व्यवस्थित रूप से कहूंगा। अभी तो इतना ही कहना चाहता था। आप अगर कुछ पूछें तो उससे जोड़ के कुछ कह सकता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।